ओके सो हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम लोग बात करेंगे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में, जो जिसको हम लोग कहते हैं एमटीपी। सो बेसिकली व्हाट इज़ एमटीपी? अगर तुमसे पूछे एमटीपी और अबॉर्शन में क्या डिफरेंस है, ठीक है ना, तो तुम क्या बताओगे? अबॉर्शन मीन्स व्हाट एंड एमटीपी मीन्स व्हाट? तो देख लो, सबसे पहले तो यही पूछते हैं क्योंकि एग्जामिनर आता है बाहर से, तो तुमसे क्या पूछेगा? एमटीपी और अबॉर्शन में डिफरेंस बताओ। तो क्या बोलोगे? विलफुल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर द पीरियड ऑफ वायबिलिटी। अभी वायबिलिटी अचीव नहीं हुई है, उसके बाद तुमने क्या किया? दो टर्म है, बिफोर द पीरियड ऑफ वायबिलिटी एंड विलफुल टर्मिनेशन। मतलब महिला चाह रही है, महिला खुद चाह रही है कि उसका बच्चा अबॉर्ट हो जाए, ठीक है ना, विलफुल, and this is done before the period of validity, that is termed as medical termination of pregnancy. And what is abortion? Abortion is nothing but spontaneous termination of pregnancy. अपने आप हो जा रहा है abortion। हम लोग MTP और abortion को साइमल्टेनियसली अपने जो है जनरल लाइफ में यूज़ कर लेते हैं, बट मेडिकली दीज आर कम्प्लीटली डिफरेंट टर्म्स। abortion is basically spontaneous, that occurs spontaneously, that मतलब कि वो हो गया, ठीक है ना, उसको विलफुल हमने नहीं किया, उसको इंड्यूस नहीं किया हमने। लेकिन एमटीपी क्या है? हमारा विलफुल टर्मिनेशन हमने किया प्रेगनेंसी का, राइट। अबॉर्शन इज नथिंग बट अ स्पॉन्टेनियस टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर द पीरियड ऑफ वायबिलिटी। पीरियड ऑफ वायबिलिटी अभी भी इंडिया में क्या लेते हैं? 20 वीक्स ऑफ फीटस वेटिंग मोर देन 500 ग्राम्स, ठीक है, 20 हफ्ते का भी फीटस लेते हैं और जो कि वेट करता है 500 ग्राम का, ठीक है ना। तो पीरियड ऑफ वायबिलिटी ये है। एमटीपी एक्ट। अब एमटीपी एक्ट क्या हुआ? एमटीपी एक एक्ट आया फॉर्मुलेटेड इन 1971 इन इंडिया टू अवॉइड क्रिमिनल अबॉर्शन एंड मैटरनल डेथ्स, ठीक है ना। तो क्या होता है कि एक एक्ट बनाया गया एमटीपी के लिए। पहले क्या होता था कि सेक्स डिटर्मिनेशन बहुत फ्रीक्वेंटली, मतलब कि बहुत धड़ल्ले से चलता था कि अल्ट्रासाउंड में डायग्नोज कर लिया कि हाँ ये सेक्स है, या फिर कैसे भी पता कर लिया, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद उसको क्या करते थे? अबॉर्शन करा देते थे, मतलब कि क्रिमिनल, मतलब कि ऐसी जगह अबॉर्शन कराया जहाँ पे मतलब इट वॉज नॉट हाइजेनिक एंड वेल मेंटेन्ड, राइट। सो बेसिकली इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए भारत सरकार ने 1971 में एक लॉ लाया है, एमटीपी एक्ट, ताकि जो क्रिमिनल अबॉर्शन है उसको हम लोग मिनिमाइज कर सके और मैटरनल हेल्थ को ज़्यादा अच्छा कर सके, ठीक है ना, मैटरनल डेथ को। एमटीपी एक्ट क्या करता है? एमटीपी परमिट्स विलफुल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर द 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, राइट। ये परमिट करता है willful termination of pregnancy before 20 weeks of gestation under some special circumstances which we are going to talk about in next few slides. तो allows performance by registered medical practitioners at registered centers। तो ये क्या करता है? ये अलाउ करता है परफॉर्मेंस बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ये रजिस्टर्ड मेडिकल आरएमपीज को अलाउ करता है कि वो एबॉर्शंस को कर सके, और वहाँ पे एट अ रजिस्टर्ड सेंटर, मतलब कि वो रजिस्टर्ड सेंटर होना चाहिए। तो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ने करना है, इसे परफॉर्मेंस अलाउ करता है कि आरएमपी को अलाउ करता है, और वहाँ पे रजिस्टर्ड वो सेंटर होना चाहिए, राइट। तो क्या क्या इंडिकेशंस है? हम लोग कब एमटीपी हम लोगों को कब करना चाहिए? क्या क्या इंडिकेशंस है? वो स्पेशल सर्कमस्टांसेस क्या है जहाँ पे हम लोग बिल्कुल टर्मिनेशन करा सकते हैं? तो पहला है मेडिकल ग्राउंड्स पे, कि प्रेगनेंसी जो है इंडेंजर करती है लाइफ ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन और इफेक्ट्स फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। तो ऐसी प्रेगनेंसी जो मतलब कि इफेक्ट करे लाइफ ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन की, जो लाइफ थ्रेटनिंग हो प्रेगनेंसी, तो और इसके अलावा क्या हो सकता है कि जो फिजिकल और मेंटल हेल्थ को मतलब कि इफेक्ट कर सके, तो वो करता हो, उस प्रेगनेंसी को हम लोग टर्मिनेट करना चाहेंगे, राइट। यूजेनिक ग्राउंड। यूजेनिक ग्राउंड बेसिकली क्या है? कंजेनाइटल मालफॉर्मेशंस इन द फीटस, हेरिडिटरी डिसऑर्डर इन द फीटस। यूजेनिक ग्राउंड मतलब क्या है? आपने एमनियोसेंटेसिस कराया, जो कि फिर पता चला कि आपको तो इस बच्चे को डाउन सिंड्रोम या कोई सिंड्रोम है या कंजेनाइटल अनोमली है, बच्चा जाके आगे नहीं सर्वाइव करेगा। तो यूजेनिक ग्राउंड पे, ताकि मदर को और तकलीफ ना उठानी पड़े, ठीक ना, और उसको प्रेगनेंसी कंटिन्यू करके फिर पूरा मैच्योरिटी पे, मतलब मान लो डायग्नोज हो गया बच्चा 13 और 15 वीक्स पे डायग्नोज हो गया कि इस बंदे को कंजेनाइटल अनोमली है और ये बच्चा सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो मदर को इतना क्यों पेन देना? साइकोलॉजिकल, मेंटल एंड फिजिकल पेन क्यों देना? वो 38 वीक्स तक प्रेगनेंसी कंटिन्यू करने का हम लोग उसका विलफुल टर्मिनेशन कर देते हैं, राइट। तो यूजेनिक ग्राउंड्स ये है, ठीक है ना, द फीटस हेरिडिटरी डिसऑर्डर इन द फीटस, राइट। अब आते हैं, बात करते हैं ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड की। सो व्हाट इज ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड? प्रेगनेंसी फॉलोइंग रेप, इंसेस्ट, प्रेगनेंसी इन अनमैरिड विडो, ठीक है, अनमैरिड और विडो। देखो
ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड क्या है, किसी मतलब कि आज की डेट में ऑब्वियसली ये सब बहुत ही ख़राब चीज़ें हैं, एंड आई थिंक इट्स नॉट वेरी गुड थिंग दैट सोसाइटी इज़ लिविंग विथ, राइट। सो आज की डेट में भी क्या होता है कि कभी कभी रेप हो गया, इंसेस्ट हो गया, उस केसेस में भी अनवांटेड प्रेगनेंसी अकर हो जाती है। तो ऐसी महिलाओं में ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड वी अलाउ देम टू undergo MTP to avoid such kind of pregnancies, right? Or we allow such kind of MTPs in the cases of unmarried women or a widow, right? सोशल इकोनॉमिक ग्राउंड, प्रेगनेंसी अफेक्टिंग अ सोशल एंड फाइनेंशियल स्टेटस, राइट। तो ऐसी कोई भी प्रेगनेंसी जो उसकी सोशल या फाइनेंशियल स्टेटस को इफेक्ट करे, तो उसके बेसिस पे भी हम लोग सोशल इकोनॉमिक ग्राउंड पे कर सकते हैं। प्रेगनेंसी फॉलोइंग अ फेल्ड ट्यूबेक्टमी और फेल्ड टेम्पोररी कॉन्ट्रासेप्शन, तो ऐसी कोई प्रेगनेंसी जो फेल्ड ट्यूबेक्टमी के कारण से हो गई, कि ट्यूबेक्टमी बंदी ने कराई थी फिर भी प्रेगनेंसी हो गई, या फेल्ड कॉन्ट्रासेप्टिव, वो कॉन्ट्रासेप्टिव भी थी फिर भी प्रेगनेंसी अकर हो गई, तो उस प्रेगनेंसी को भी हम लोग विलफुल अबॉर्शन या विलफुल टर्मिनेशन कर सकते हैं, राइट। तो प्लेस फॉर परफॉर्मिंग एमटीपी, कैसा जगह होना चाहिए एमटीपी करने के लिए? इन हॉस्पिटल इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट अंडर द एमटीपी एक्ट। तो एमटीपी के एक्ट के अंदर में जो हॉस्पिटल या इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड है वहीं केवल हम लोग एमटीपी कर सकते हैं। इंश्योर प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ अ केस, ठीक है, तो हम लोग को प्रॉपरली अपना केस जो है सिलेक्ट करना पड़ेगा कि हाँ बंदा मतलब कि बिल्कुल मतलब कि सही ग्राउंड्स हैं अबॉर्शन के लिए या नहीं है, प्रॉपर सिलेक्शन हमने करना पड़ेगा केस का। डू एसेंशियल इन्वेस्टिगेशन, सारे इन्वेस्टिगेशन कर लो, CBC मतलब कि जितना तुम्हें एसेंशियल लगे कि हाँ कोई कॉम्प्लिकेशन अगर टर्मिनेशन के दौरान आया तो हम लोग इसको मैनेज कर सकते हैं। ओपिनियन ऑफ 1 डॉक्टर फॉर MTPs बिलो 12 वीक एंड ओपिनियन ऑफ 2 डॉक्टर फॉर MTP एट 30 to 20 वीक्स। तो 12 हफ्ते से कम की अगर प्रेगनेंसी है तो एक डॉक्टर का भी ओपिनियन काम कर जाता है, लेकिन अगर 13 से 20 हफ्ते की प्रेगनेंसी है तो 2 डॉक्टर का ओपिनियन लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। Opinion of 1 doctor for MTP below 12 weeks and opinion of 2 doctors for MTP at 30 to 20 weeks, right? Written informed consent of patient and attendant is mandatory, right? तो हमने क्या करना है कि रिटन इन्फॉर्म कंसेंट देना है, पेशेंट का लेना है, ताकि वो बाद में जाके कह दे कि डॉक्टर साहब ने मेरे से बिना पूछे अबॉर्शन कर दिया, या जाके कुछ अपने फैमिली मेम्बर्स को उल्टी सीधी बात ना हुआ है ऐसे केसेस। तो हमने उससे पहले रिटन इन्फॉर्म कंसेंट ले लेना चाहिए, एंड अटेंडेंट का भी, उसके साथ भी जो बंदा है उसका भी मैंडेटरी हमने इन्फॉर्म कंसेंट लेना है, राइट। तो कंसेंट ऑफ लीगल गार्डियन इफ पेशेंट इज लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज, तो उसके जो लीगल गार्डियन है, अगर बच्ची जो है 18 साल से कम की है तो उसका लीगल गार्डियंस का हमने कंसेंट लेना है एमटीपी करने से पहले, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, अभी आज की डेट में भी 18 ईयर्स हम लोग मानते हैं कि लेना चाहिए। प्री रिक्विजिट्स फॉर एमटीपी सेंटर, तो क्या क्या एमटीपी सेंटर प्री रिक्विजिट्स होने चाहिए ताकि हम वहाँ पे एमटीपी कर सकें? तो पहली बात, तो सबसे पहली बात तो RMPs होने चाहिए, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होने चाहिए उधर पे। एनेस्थेटिस्ट अराउंड द क्लॉक एंड एनेस्थेसिया फैसिलिटीज़, तो एनेस्थेसिस्ट होने चाहिए 24 आवर वर्किंग, ठीक है, 24 आवर वर्किंग एनेस्थेसिस्ट होने चाहिए, एनेस्थीसिया की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। वेल इक्विप्ड OT होनी चाहिए, मतलब कि OT आपकी बहुत ही इक्विप्ड होनी चाहिए, हर इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, एवरी फैसिलिटी शुड बी अवेलेबल इन दैट। फैसिलिटीज़ फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड रिससिटेशन, को ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड रिससिटेशन की फैसिलिटी होनी चाहिए उधर पे। फैसिलिटीज़ फॉर प्रॉपर स्टरलाइजेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, प्रॉपर स्टरलाइजेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स के लिए वहाँ पे फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए प्री रिक्विजिट्स फॉर एन MTP सेंटर। तो रिकॉर्ड कीपिंग क्या करना है? रिकॉर्ड कीपिंग का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है MTP के केसेस में। मेंटेन इन अ सेपरेट रजिस्टर फॉर 5 ईयर्स, मतलब 5 साल तक आपको एक सेपरेट रजिस्टर में मतलब कि 5 सालों तक आपको हमेशा बचा के रखना है उस डॉक्यूमेंट को जो कि MTP आपने किया था, ठीक है ना, 5 सालों तक सेपरेट रजिस्टर में, राइट। पेशेंट नेम्स अपीयर ऑन द रजिस्टर ओनली, तो खाली पेशेंट का नाम जो है रजिस्टर पे आना चाहिए। ऑन केस पेपर्स ओनली MTP नो अपीयरेंस, तो ऑन केस पेपर्स ओनली MTP का नो मतलब नंबर अपीयरेंस होना चाहिए, कि आपका जो है रजिस्टर पे केवल नाम होना चाहिए, और केस पेपर के लिए MTP नंबर अपीयरेंस होना चाहिए, ठीक है। अगर केस आ गया आपके पास, कोई लीगल केस आया दिखाने के लिए, तो MTP नंबर आपके पास अपीयरेंस होना चाहिए। कंसेंट फॉर्म्स आपको हमेशा बचा के रखने, सेफ कस्टडी ऑफ द हॉस्पिटल ओनर्स फॉर 3 साल तक आपको कंसेंट फॉर्म्स के बचा के रखने हैं। मंथली रिपोर्ट्स इन टू द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड स्टेट गवर्नमेंट, जितनी भी आपने
MTPs की, ठीक है ना, तो उनके सारे की रिपोर्ट्स आपको स्टेट डिपार्टमेंट को या हेल्थ गवर्नमेंट को देनी चाहिए, ठीक है ना, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ स्टेट गवर्नमेंट, राइट। इंस्टीट्यूशन एंड डॉक्टर बोथ आर लीगली बाउंड टू ऑब्जर्व कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ MTP। तो इंस्टीट्यूशन भी और डॉक्टर भी, जैसे हॉस्पिटल में आप गए, किसी में MTP आपने कराया, किसी महिला ने जाके MTP कराया, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि इंस्टीट्यूशन और डॉक्टर दोनों ही उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी जो है मेंटेन रखेंगे, तो उसको छुपा के रखेंगे कि हाँ इस बंदी ने MTP कराया है, लेकिन वी कैन नॉट रिवील द इन्फॉर्मेशन अबाउट हर, राइट, कि MTP तो हुआ है लेकिन हम नहीं बता सकते कि इसका MTP हुआ है, वी डोंट नो, ठीक है, हमें नहीं पता MTP हुआ ही नहीं। कोई उसका मान लो जाके रिलेटिव जो होते हैं ना, कुछ की पड़ोसी में लड़ाई हो, सबसे पहले मजे लेने वाले आते हैं, ठीक है ना, तो दे गो एंड आस्क कि अरे सर यहाँ पे इनका MTP हुआ है, तो कोई हॉस्पिटल रिवील नहीं कर सकता, उनको कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी पड़ेगी, अदरवाइज मेडिको लीगल केस हो सकता है उनके ऊपर, ठीक है ना। तो ये बहुत सोच समझ के देखना है, ठीक है ना। मेथड्स ऑफ MTP इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ठीक है ना, तो कैसे कैसे कौन से क्या क्या मेथड्स होते हैं हमारे MTP कराने के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। तो ये एक चीज़ याद रखो कि मेडिकल अबॉर्शन, पहले तो मेडिकल और सर्जिकल हम लोग मेथड्स यूज़ कर सकते हैं MTP कराने के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। तो सबसे पहले बात करेंगे मेडिकल अबॉर्शन की। तो मेडिकल अबॉर्शन आर नॉन सर्जिकल अबॉर्शन दैट यूज ड्रग्स एंड आर ओनली इफेक्टिव इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ठीक है ना। तो मेडिकल अबॉर्शंस आर सच अबॉर्शंस जो कि हम लोग नॉन सर्जिकल अबॉर्शंस कहते हैं, और दैट यूज ड्रग्स, जिनको हम लोग ड्रग्स के द्वारा इंड्यूस करते हैं, और इफेक्टिव कब होते हैं, केवल फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, ठीक है ना। नॉन सर्जिकल अबॉर्शंस एंड विद द यूज ऑफ ड्रग। तो कौन कौन से ड्रग्स होते हैं, एक मिफेप्रिस्टोन होता है 600 मिलीग्राम मिफेप्रिस्टोन, दैट इज 3 टैबलेट गिवन ओरली ऑन डे 1 फॉलोड बाय 2 days लेटर बाय ओरल मिजोप्रोस्ट 400 माइक्रोग्राम 2 टैबलेट, ठीक है ना, ऑन डे 3। तो क्या करते हैं, पहले दिन आई तो पहले दिन 600 मिलीग्राम का मिफेप्रिस्टोन का अपन ने टैबलेट खिला दिया, 3 टैबलेट ऐसे ऐसे देते हैं, ठीक है ना, ऑन ओरली देते हैं डे 1 पे। फिर उसके 2 दिन बाद 400 माइक्रोग्राम का 2 टैबलेट मतलब हम लोग देते हैं, ठीक है ना, 400 माइक्रोग्राम का 2 टैबलेट्स देते हैं ऑन डे 3। द ट्रीटमेंट शुड नॉट बी स्टार्टेड नो मोर देन 49 days फ्रॉम द LMP, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से मतलब 49 दिन के अंदर। जैसे LMP तुम पूछते हो ना कि लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड कब आया था, तो वो बताती है LMP मेरा ये था, तो ठीक है ना, तो उससे आप पीरियड ऑफ जेस्टेशन कैलकुलेट करते हो। तो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से 49 दिनों तक का आपको वो लेना है, अपना क्या कहते हैं, 49 दिनों तक का आपको वो लेना है कि अरे विंडो पीरियड लेना है, ताकि आप मिफेप्रिस्टोन महिलाओं को खिला सको, राइट, और वो इफेक्टिव हो सके, नॉट मोर देन 49 days, ये इंपॉर्टेंट है। मिफेप्रिस्टोन एंड मिजोप्रोस्ट। तो मिजोप्रोस्टोल इज PGE1 होता है, जो जानते हो, दिस कॉम्बिनेशन इज सेफ मेथड फॉर टर्मिनेटिंग अर्ली प्रेगनेंसी अप टू 9 weeks ऑफ जेस्टेशन। तो ये कॉम्बिनेशन जो है सेफ़ है टर्मिनेट करने के प्रेगनेंसी को अप टू 9 weeks, मतलब कि 63 days तक का 9 weeks जो है जिस के लिए ये कॉम्बिनेशन सेफ़ है अभी भी, ठीक है। मिफेप्रिस्टोन ब्लॉक प्रोजेस्टेरॉन रिजल्ट्स इन नेक्रोसिस एंड डिटैचमेंट ऑफ प्लेसेंटा। तो मिफेप्रिस्टोन बेसिकली क्या करता है, ये ब्लॉक करता है प्रोजेस्टेरॉन को, जिससे क्या होता है, नेक्रोसिस होता है और डिटैचमेंट ऑफ प्लेसेंटा हो जाता है। प्रोजेस्टेरॉन जो है मेंटेन करता है प्लेसेंटा को, तो क्या होगा, अभी जब प्रोजेस्टेरॉन को ही ये ब्लॉक कर देगा तो क्या करेगा, नेक्रोसिस हो जाएगा और डिटैचमेंट हो जाएगा प्लेसेंटा का। मिजोप्रोस्टोल क्या करता है, बाइंड्स टू द मायोमेट्रियम सेल्स एंड कॉजेज स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन एंड सर्वाइकल स्टॉफनिंग एंड डायलेशन। तो मिजोप्रोस्टोल जो कि क्या करता है, ये क्या करता है, बाइंड्स टू मायोमेट्रियल सेल से बाइंड हो जाता है और ये स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस कराता है। अब स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस हुआ, ऑफ कोर्स की बात है, कॉन्ट्रैक्शंस होंगे तो प्रेगनेंसी के लिए खतरा ही है, तो अगर खतरा, तो इस केस में खतरा हमारे लिए अच्छी बात है, क्योंकि अबॉर्शन होना चाहिए हमें, और सर्वाइकल सॉफ्टनिंग और डायलेशन ये करा सकता है, ठीक। इसके अलावा कॉन्ट्राइंडिकेशन और मेडिकल अबॉर्शन विद मिफेप्रिस्टोन मिजोप्रोस्टोल, तो क्या क्या कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं, तो ये समझ लो कि टॉपिक प्रेगनेंसी है तो इसके लिए कॉन्ट्राइंडिकेट करते हैं हम लोग। IUCD अगर प्लेस पे है तो उसके लिए भी कॉन्ट्राइंडिकेट करते हैं, टॉपिक प्रेगनेंसी, IUCD, क्रोनिक एड्रीनल फेलियर है उसके लिए भी कॉन्ट्राइंडिकेट करेंगे। वेरियस रीजन है उसके पीछे, मैकेनिज्म उतना मैं समझाने नहीं चाहूँगा। लॉन्ग टर्म कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी, अगर कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी लॉन्ग टर्म चला है तो उसके लिए भी हम लोग अवॉइड करेंगे। हिस्ट्री ऑफ एलर्जी टू मिफेप्रिस्टोन, ऑब्वियसली हिस्ट्री अगर उसकी रहेगी एलर्जी के लिए तो हम लोग नहीं देना चाहेंगे। इनहेरिटेड पोरफायरियाज, अगर कुछ पोरफायरियाज उस बंदी को है तो उसको नहीं दे देंगे। सीवियर एनीमिया, कोगलोपैथी, एंटीकोगुलेंट यूज़, ऐसा कुछ है उस बंदे को तो नहीं देंगे। एक्यूट लीवर डिजीज, सीवियर डिसऑर्डर, तो इन सब केसेस में नहीं देते हैं। कौन कौन से केसेस में, टॉपिक प्रेगनेंसी, IUCD इन प्लेस, राइट, और किसमें की एलर्जी है,
लिवर डिसीज़ है, सीवियस अबनॉर्मेलिटीज़ है, पॉर्फायरिया है, एड्रिनल फेलियर है, लॉन्ग टर्म कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी है, सीवियर एनीमिया है, कोगुलोपैथी है, ठीक है। तो इस सब केसेस में हम लोग नहीं देते हैं। अदर मेथड्स जो कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा एक मेथोट्रेक्सेट मिसोप्रोस्टॉल को कॉम्बिनेशन दे सकते हैं, या टैमोक्सिफिन और मिसोप्रोस्टॉल का कॉम्बिनेशन इसमें हम लोग दे सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद बात करेंगे सर्जिकल मेथड्स की। सर्जिकल मेथड्स में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। इन फेलियर केसेज ऑफ मेडिकल अबॉर्शन सर्जरी शुड बी डन एज फॉलोज। अगर आपका मेडिकल अबॉर्शन जो है फेल हो गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग सर्जरी कर सकते हैं एज फॉलोज, ठीक है ना। क्या क्या कर सकते हैं, पहला कर सकते हैं कि मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन कर ले। हमने क्या किया, इट इज़ अ क्विक एंड इफेक्टिव मेथड ऑफ अबॉर्शन अप टू 12 वीक्स। 12 हफ्तों तक ये क्विक और इफेक्टिव मेथड है अबॉर्शन का, ठीक है ना। और इसके अलावा इन दिस प्रोसीजर फीटस और एम्ब्रियो एंड प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन्स, फीटस और एम्ब्रियो प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन्स आर रिमूव्ड बाय सक्शन यूजिंग ए मैनुअल सिरिंज थ्रू अ थिन ओपनिंग एंड ऑफ डायलेटेड सर्विक्स। तो क्या करते हैं, वो बेसिकली एक इंजेक्शन के जैसा होता है, बड़ा सा उसका मुंह होता है, ठीक है ना। तो उसको क्या किया, अपन ने खींचा, ठीक है, उसको सर्विक्स के अंदर डाला एंड एस्पिरेटेड आउट द कंटेंट्स। तो क्या होता है, प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाती है। तो ये 12 हफ्तों तक कर सकते हैं, ठीक है ना। वी क्रिएट इन दिस प्रोसीजर क्या करते हैं, फीटस और एम्ब्रियो और प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन को, फीटस और एम्ब्रियो प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन्स को हम लोग एक सिरिंज के थ्रू मैनुअली एस्पिरेट कर लेते हैं, रिमूव बाय सक्शन यूजिंग ए मैनुअल सिरिंज, ठीक है। सक्शन कर लेंगे और मैनुअल सिरिंज से रिमूव कर देंगे थ्रू अ थिन ओपनिंग ऑफ अनडायलेटेड सर्विक्स। तो अनडायलेटेड सर्विक्स की थिन ओपनिंग से उसको सक्शन कर लेंगे और पेशेंट को पता भी नहीं चलेगा कि हाँ वो खत्म हो गया। फीटस और एम्ब्रियो और प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन्स को ऐसे एस्पिरेट कर लेते हैं। दूसरा क्या मेथड है, दूसरा मेथड है सक्शन इवैक्यूएशन हम लोग कर सकते हैं। तो सक्शन इवैक्यूएशन इज़ द मोस्ट सुटेबल मेथड फॉर फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शन। तो ये बहुत ही सुटेबल, सबसे ज़्यादा सुटेबल मेथड है फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शन के लिए, जो कि होता है अप्रॉक्सीमेटली फ्रॉम 7 वीक्स टू 15 वीक्स। तो 7 हफ्ते से लेके 15 हफ्ते तक हम लोग इसका अबॉर्शन कर सकते हैं। मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन हम लोग कब करते हैं, ये करते हैं हम लोग अब अप्रॉक्सीमेटली 12 हफ्तों तक। लेकिन ये वाला सक्शन इवैक्यूएशन कब करते हैं, 7 हफ्ते से लेके 15 हफ्तों तक, ठीक है। इफ़ इट कंसिस्ट ऑफ सक्शन मशीन अटैच विद अ कैन्यूला, ये कंसिस्ट करता है सक्शन मशीन जो कि अटैच होता है कैन्यूला से, ठीक है। तो कंसिस्ट ऑफ सक्शन मशीन अटैच्ड विद अ कैन्यूला, तो ये किसके साथ कंसिस्ट होता है, ये कंसिस्ट ऑफ सक्शन मशीन अटैच विद कैन्यूला। तो ये किसका बना होता है, सक्शन मशीन अटैच विद अ कैन्यूला। ये कैन्यूला से सक्शन मशीन जो है अटैच होती है, ठीक है, विद अ कैन्यूला, ठीक। तो मोस्ट सुटेबल मेथड होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शन के लिए, जो कि कंटिन्यू करता है 7 हफ्ते से लेकर 15 हफ्तों तक। तो ये किसका कंटिन्यू करता है, किसका कंस्टिट्यूट करता है, सक्शन मशीन का जो कि अटैच होता है कैन्यूला से, ठीक है। तो सक्शन मशीन मतलब इंजेक्शन की तरह ही होती है, उसके ऊपर कैन्यूला एक तो लगा दिया। तो मिसोप्रोस्टॉल 400 मिलीग्राम इज गिवन वेजाइनली 3 hours prior to सक्शन प्रोसीजर। तो हम लोग मिसोप्रोस्टॉल दे देते हैं 400 मिलीग्राम जो है 3 घंटे पहले ही, जो प्रोसीजर हमें सक्शन इवैक्यूएशन का करना है, तो ताकि हमारा सॉफ्टनिंग और इफेक्टिव डायलेशन हो जाए सर्विक्स का। डन अंडर लोकल एनेस्थीसिया है, सर्वाइकल ब्लॉक, हम लोग इसको लोकल एनेस्थीसिया के अंदर में करते हैं, ठीक है ना। सर्वाइकल ऑस इज फर्स्ट डायलेटेड यूजिंग हेगार्स डायलेटर। तो एक हम लोग ने पहले हेगार्स डायलेटर आपने देखा होगा, जो मोटी सी डंडी जैसा होता है। तो आपने नहीं देखा तो देख लेना, अपने गायनी डिपार्टमेंट जाके हेगार्स डायलेटर पहले क्या करेंगे, सर्वाइकल ऑस को डायलेट करेंगे। फिर इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर इवैक्यूएशन नोन एज कार्बन सक्शन कैनुला, फिर उसके अंदर क्या करेंगे, कार्बन सक्शन कैनुला डाल देंगे। डायमीटर ऑफ द सक्शन कैनुला शुड बी इक्वल टू द वीक्स ऑफ जेस्टेशन। जो डायमीटर होना चाहिए सक्शन कैनुला का, कार्बन सक्शन कैनुला का, तुमने देखा होगा कार्बन सक्शन कैनुला लंबी सी पाइप जैसी एक होती है, ऊपर से वैक्यूम जैसा लगा होता है, ठीक है ना। तुमने देखा होगा ऑब्वियसली सक्शन कैनुला, कार्बन सक्शन कैनुला नहीं देखा तो देख लेना जाके। तो कार्बन सक्शन कैनुला को उतना ही बढ़ा डालेंगे जितना उसका पीरियड ऑफ जेस्टेशन है, ठीक है ना। तो सक्शन प्रेशर हमने कितना रखना है, 60 to 70 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी रखना है। तो एंड पॉइंट इज डिनोटेड बाय, एंड पॉइंट कैसे देखोगे, कब तक तुम्हें सक्शन करना है उस चीज़ को, जब तक तुम्हारा सारा मटेरियल, नो मोर मटेरियल सक्ड आउट। अब जैसे सारा मटेरियल सक आउट हो गया, अब कोई मटेरियल बाहर नहीं आ रहा है। ग्रिपिंग द कैन्यूला बाय कॉन्ट्रैक्टिंग स्मॉलर यूट्रस, ठीक है ना। ग्रिप करना है कैन्यूला को बाय द कॉन्ट्रैक्टिंग स्मॉलर यूट्रस, ठीक है। ग्रिप करना है कैन्यूला को बाय द कॉन्ट्रैक्टिंग स्मॉलर यूट्रस, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्टिंग स्मॉलर यूट्रस है तो ग्रिप करना है कैन्यूला को। ग्रेटिंग सेंसेशन आने लगे, मतलब खुद ही कुछ ऐसा लगना लगे। अपीयरेंस ऑफ बबल्स इन द कैन्यूला, अब कैन्यूला में बबल्स आ रहे हैं, मतलब एयर आ रहा है, मतलब कि अब कुछ सक्शन को बाकी नहीं रह गया, तो बबल्स के लिए देखने हैं।
ठीक है ना। तो ग्रिपिंग द कैनुला बाय द यूट्रस, ग्रिपिंग द कैनुला बाय द स्मॉल कॉन्ट्रैक्टिंग यूट्रस, नो मोर कंटेंट कैन बी एस्पिरेटेड आउट, ठीक है, बबल्स कैन बी सीन और ग्रेटिंग सेंसेशन अगर आ गया। एडवांटेज ऑफ सक्शन इवैक्यूएशन क्या है, डन एज एन आउट पेशेंट प्रोसीजर, तो इसको आउट पेशेंट प्रोसीजर में करते हैं, मतलब दिन में ही करके हटा देते हैं। इसका फेलियर रेट बहुत ही कम होता है, मतलब कि अगर आप लोग सक्शन इवैक्यूएशन करा दिया तो उसका फेलियर रेट बहुत ही कम होगा आपका, मतलब अबॉर्शन आप मानिए 99% केसेस में आपका अबॉर्शन हो जाता है। कॉम्प्लिकेशंस एनालिसिस के कॉम्प्लिकेशंस बहुत ही कम हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा मोर्टेलिटी भी इसमें कम होती है सक्शन इवैक्यूएशन में, राइट। अब इसके अलावा हम लोग बात करेंगे दो और मेथड्स के बारे में जिसको हम लोग फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यूज़ कर सकते हैं, दैट इज डायलेशन एंड इवैक्यूएशन एंड मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। तो डायलेशन एंड इवैक्यूएशन बेसिकली क्या करते हैं, इट इज कॉमनली यूज फॉर द लेट फर्स्ट ट्राइमेस्टर और अर्ली सेकंड ट्राइमेस्टर। इसको लेट फर्स्ट ट्राइमेस्टर में या अर्ली सेकंड ट्राइमेस्टर में कर सकते हैं। तो सेकंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन का भी पूछता है, व्हाट आर द मेथड्स फॉर डूइंग सेकंड ट्राइमेस्टर एमटीपी, तो ये बोल सकते हो आप, डायलेशन एंड इवैक्यूएशन, राइट। तो इट कंसिस्ट ऑफ डायलेशन ऑफ सर्विक्स एंड इवैक्यूएशन ऑफ कंसेप्चुअल प्रोडक्ट फ्रॉम द यूट्रस। ये क्या कंसिस्ट करता है, ये पहले तो डायलेशन ऑफ सर्विक्स कराएगा और इवैक्यूएशन ऑफ कंसेप्चुअल प्रोडक्ट फ्रॉम यूट्रस, ठीक है। पहले तो ये डायलेशन कराएगा, कंसिस्ट ऑफ डायलेशन ऑफ सर्विक्स, ये डायलेशन कराएगा सर्विक्स का, फिर इवैक्यूएशन कराएगा ऑफ कंसेप्चुअल प्रोडक्ट फ्रॉम द यूट्रस, ये फिर क्या कराएगा, कंसेप्चुअल प्रोडक्ट का इवैक्यूएशन कराएगा। तो डायलेशन एंड इवैक्यूएशन, डायलेशन ऑफ सर्विक्स एंड इवैक्यूएशन ऑफ कंसेप्चुअल प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्चुअल प्रोडक्ट्स फ्रॉम यूट्रस, ठीक है ना। तो क्या कराएगा, इट कंसिस्ट ऑफ डायलेशन ऑफ सर्विक्स, तो ये डायलेशन ऑफ सर्विक्स कराएगा, इवैक्यूएशन ऑफ कंसेप्चुअल प्रोडक्ट्स फ्रॉम द यूट्रस। तो बेसिकली ये क्या कराता है, डायलेशन करा देता है सर्विक्स का और इवैक्यूएशन किसका कराता है, कंसेप्चुअल प्रोडक्ट्स ऑफ सर्विक्स का, ठीक है ना। डायलेशन ऑफ सर्विक्स एंड इवैक्यूएशन किसका, ऑफ कंसेप्चुअल प्रोडक्ट किसका, फ्रॉम यूट्रस, ठीक है ना। और सम डॉक्टर्स यूज़ अ हॉलो स्पून शेप नाइफ, तो एक हॉलो स्पून शेप नाइफ डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, हॉलो रहता है, स्पून शेप नाइफ होता है, ये क्यूराट होता है, और या तो क्यूरेट होता है, टू रिमूव ऑल टिश्यूज़ बाय स्क्रैपिंग द यूट्राइन वॉल। ये बेसिकली क्या करते हैं, इनने क्या किया, एक हॉलो स्पून शेप नाइफ ले लिया, क्यूरेट ले लिया, उसे जाके स्क्रैप करते हैं यूट्राइन वॉल को। इफ क्यूरेट्स आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ सक्शन मेथड, इट इज़ कॉल्ड डायलेशन क्यूरेटाज, ठीक है। सक्शन एंड इवैक्यूएशन की तरह होता है, लेकिन यहाँ पे क्यूराट यूज़ करते हैं, तो इसीलिए हम लोग इसको डायलेशन एंड इवैक्यूएशन बोलते हैं, ना कि सक्शन एंड डायलेशन क्यूरेटाज, डायलेशन एंड क्यूरेटाज और इवैक्यूएशन बोलते हैं, ना कि सक्शन एंड इवैक्यूएशन बोलते हैं, ठीक है ना। डायलेशन एंड इवैक्यूएशन प्रिफर्ड ओवर डायलेशन एंड क्यूरेटाज बिकॉज इट कॉज लेस डिस्कम्फर्ट एंड लेस कॉस्टली, ठीक है ना। तो डायलेशन एंड इवैक्यूएशन it's more preferred than dilation and curettage because it causes less discomfort and is less costly, ठीक है ना। तो ये कम डिस्कम्फर्ट करता है और ये डायलेशन या क्यूरेटाज से और लेस कॉस्टली भी होता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन के बारे में, ठीक है ना। तो कंसिस्ट ऑफ एस्पिरेशन ऑफ कंटेंट्स ऑफ यूट्राइन कैविटी बाय मीन्स ऑफ plastic cannula, Carman's cannula and a plastic 50 cubic centimeter syringe। तो ये क्या करता है, एस्पिरेशन कराता है कंटेंट्स का यूट्राइन कैविटी से बाय द मीन्स ऑफ प्लास्टिक कैनुला, जो कि कार्बन्स कैनुला जिसके बारे में बात कर चुका हूँ, एंड अ प्लास्टिक 50 सेंटीमीटर क्यूब सिरिंज के से। इट इज़ कैरिड आउट इफेक्टिवली विद इन 14 डेज ऑफ मिस पीरियड। तो इसको अगर तुमने इसको जो है 14 डेज ऑफ मिस पीरियड में कर लिया, जैसे 14 दिन हो गए तुम्हारे मिस पीरियड हो गया, ठीक है ना, 14 दिन में अंदर तुम्हारी पेशेंट आ गई, तुम क्या करो, कार्बन्स कैनुला डालो, 50 क्यूबिक सेंटीमीटर की सिरिंज डालो और उससे मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन से हटा लो, मतलब, ठीक है ना, एस्पिरेट आउट कर लो। अब पैरासर्वाइकल ब्लॉक, प्री ऑपरेटिव सेडेटिव अलोन सफीज बट समटाइम्स एप्रीहेंसिव पेशेंट जीए इज रिक्वायर्ड, ठीक है। पैरासर्वाइकल ब्लॉक या लोकल एनेस्थीसिया है, प्री ऑपरेटिव सेडेटिव दे सकते हो, लेकिन जो अगर पेशेंट जो है एंग्जाइटी में है या एप्रीहेंसिव है तो उसको जनरल एनेस्थीसिया से भी काम चला सकते हो। यहाँ पे क्या होता है, ब्लड लॉस कम होता है, इट इज़ इंक्लूडेड इन द मेथड्स ऑफ परफॉर्मिंग एमटीपी, ठीक है। ब्लड लॉस कम होता है यहाँ पे, इसको इंक्लूड करते हैं मेथड्स ऑफ परफॉर्मिंग एमटीपी में, राइट। इसके अलावा क्या क्या मेथड्स यूज़ कर सकते हैं ऑफ एमटीपी इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर, उसकी मैं बात करने जा रहा हूँ। तो बेसिकली सेकेंड ट्राइमेस्टर इज़ बेसिकली द टाइम पीरियड फ्रॉम, देखो 1 से 12 हफ्ते तक फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ठीक है ना, 13 से तुम्हारा
बेसिकली 20 वीक्स तक अगर हम लोग माने 24 वीक्स तो होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या है 20 वीक्स तक मानते हैं क्योंकि बिफोर द पीरियड ऑफ वायबिलिटी होता है, ठीक है ना। तो इसमें बेसिकली 13 से 20 वीक्स तक हम लोग कैसे अबॉर्शन कर सकते हैं, तो उसके वेरियस मेथड्स लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसको समझना है और हमने पढ़ना है, ठीक है ना। क्या क्या होता है समझो अब। तो बेसिकली हम लोग बात कर रहे थे मेथड्स ऑफ एमटीपी इन सेकेंड ट्राइमेस्टर के बारे में। तो 13 से 20 हफ्ते तक इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं इसका। सबसे पहले तो देखते हैं इसका कैसे कैसे इंड्यूस कर सकते हैं। तो हो सकता है इसके, तो इसमें हम लोग प्रोस्टाग्लैंडिन PGE1 मीज़ोप्रोस्टॉल का यूज़ करते हैं, एंड 15 मिथाइल PGF2 अल्फ़ा का यूज़ कर सकते हैं कार्बोप्लास्ट। तो मीज़ोप्रोस्टॉल और कार्बोप्लास्ट क्या करते हैं, या इसके अलावा डाइनोप्रोस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, PGE2। प्रोस्टाग्लैंडिन्स मतलब मीज़ोप्रोस्टॉल, PGE1, PGF2 अल्फ़ा कार्बोप्लास्ट और PGE2 डाइनोप्रोस्ट का यूज़ करते हैं। बेसिकली जितना याद रखो, मीज़ोप्रोस्ट, कार्बोप्लास्ट, डाइनोप्रोस्ट का यूज़ कर सकते हैं, एंड देयर एनालॉग्स। इसको हम लोग इंट्रावेजाइनली डालते हैं, इंट्रामस्कुलरली और इंट्राएमनियोटिकली। इंट्रावेजाइनली डाल सकते हैं, इंट्राएमनियोटिकली डाल सकते हैं, या इंट्रामस्कुलरली डाल सकते हैं, ठीक है ना। डायलेशन एंड इवैक्यूएशन इज द सेकेंड मेथड, जिसके बारे में मैं अभी आपको बता चुका हूँ। इसको लेट फर्स्ट ट्राइमेस्टर या अर्ली सेकेंड ट्राइमेस्टर में कर सकते हैं, ठीक है ना। इंट्रा यूट्राइन इंस्टिलेशन ऑफ हाइपर ऑस्मोटिक सोल्यूशंस, तो इंट्रा एमनियोटिक तुमने हाइपरटोनिक यूरिया डाल दिया या सलाइन डाल दिया, तो उससे भी जो है ये इसका अबॉर्शन हो सकता है। एक्स्ट्रा एमनियोटिक इथाक्रीडीन लैक्टेट या प्रोस्टाग्लैंडिन E2 PGF2 अल्फ़ा डाल दिया एक्स्ट्रा एमनियोटिकली, इथाक्रीडीन लैक्टेट या तुम्हारा प्रोस्टाग्लैंडिन्स डाल दिया, तो उससे भी हो सकता है। ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन से भी आप कर सकते हो। ऑक्सीटोसिन का इन्फ्यूजन दे दिया हाई डोज अलॉन्ग विद आइदर ऑफ द 2 मेथड्स, ठीक है। इसको हाई डोज में दे दिया विद द आइदर ऑफ द अबव 2 मेथड्स, ठीक है। अबव 2 मेथड्स के साथ में इसको हाई डोज दे दिया है। हिस्टेक्टमी एब्डोमिनल इज लेस कॉमनली डन, तो हिस्टेक्टमी आजकल हम लोग नहीं देते हैं, एब्डोमिनल नहीं करते हैं, ठीक है। फ्रॉम 9 वीक्स टू 14 वीक्स एन अबॉर्शन इज परफॉर्म बाय डायलेशन सक्शन क्यूरेटाज प्रोसीजर। तो 9 से 14 हफ्तों तक के लिए हम लोग क्या करते हैं कि डायलेशन इन सक्शन क्यूरेटाज कर सकते हैं। आफ्टर 14 वीक्स बाय डायलेशन एंड इवैक्यूएशन 14 हफ्तों बाद करते हैं, और आफ्टर 20 वीक्स बाय अमनियोटिक इन्फ्यूजन एंड हिस्टेक्टमी, ठीक है। हिस्टेक्टमी या हिस्टेक्टमी से हम लोग अब 20 हफ्ते के बाद में करते हैं। ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन बेसिकली क्या करता है, IV एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट्स यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है। IV एडमिनिस्ट्रेशन कर देंगे ये ऑक्सीटोसिन का, तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करेगा। और हिस्टेक्टमी क्या है, दिस मेथड इज सिमिलर टू सी सेक्शन। तो ये मेथड जो है सी सेक्शन के सिमिलर है। यूट्रस को हम लोग खोलते हैं थ्रू स्मॉल एब्डोमिनल इंसिजन, फीटस इज रिमूव्ड, इज यूज्ड व्हेन ऑल द मेथड्स फेल, ठीक है। इसमें हम लोग स्मॉल एब्डोमिनल इंसिजन से यूट्रस को खोलेंगे और फीटस को निकाल लेंगे, ठीक है। फीटस को रिमूव कर लेंगे। इट इज़ व्हेन ऑल मेथड्स आर फेल्ड। इसको कब करते हैं, जब हमारे सारे मेथड्स जो है फेल हो जाए, तो इसको तब करेंगे हिस्टेक्टमी, ठीक है। तो ये बात रही आपकी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में या MTP के बारे में। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा जाता है आपसे हर जगह, ठीक है ना। इसको अच्छे से पढ़ना, और चलो कोई डाउट हो तो पूछ लेना, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।